चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज का वीडियो है इंग्लिश लैंग्वेज पेडागोजी पे, जो कि सीटेड पेपर 1 और 2 दोनों के लिए ही यूज़फुल होगा। तो चलिए शुरू करें। Why is स्टोरी टेलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन एन इंग्लिश लैंग्वेज क्लास एट प्राइमरी लेवल? प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा में कहानी सुनाना सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? ऑप्शंस हैं: इट इज़ यूज़फुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल, इससे एकीकृत भाषा कौशल विकसित होता है, उसको विकसित करने में उपयोगी है, इसलिए पढ़ाना स्टोरी सुनाना ज़रूरी है। या फिर इट डेवलप्स मोरल वैल्यूज़ अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, यह बच्चों में छात्रों में नैतिक मूल्यों का विकास करता है इसलिए। या फिर इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स वोकैबुलरी, या फिर छात्रों की शब्दावली में सुधार करता है। या फिर इट क्रिएट्स फन इन द क्लास, या फिर कक्षा में बच्चों को स्टोरी सुन के बहुत ज़्यादा आनंद आता है, फ़न क्रिएट होता है इसलिए। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत है। इट क्रिएट्स फन इन द क्लास, ओनली फन पे आप स्टोरी नहीं सुनाइए। अगर बच्चे सिर्फ उससे आनंद ले रहे हैं, मौज कर रहे हैं, तो इसके लिए स्टोरी नहीं सुनानी है। इट इम्प्रूव्स स्टूडेंट्स वोकैबुलरी, सिर्फ शब्दावली को इम्प्रूव करने के लिए तो हमें स्टोरी नहीं सुनानी है। इट डेवलप्स मोरल वैल्यूज़ अमॉन्ग द स्टूडेंट्स, सिर्फ बच्चों का नैतिक विकास करना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। इट इज़ यूज़फुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल। इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल, आप बच्चे को कहानी सुना रहे हो तो कहानी सुनने से बच्चों की क्या कल्पनाशीलता का विकास होता है, ठीक है, बच्चों की नैतिकता का भी विकास होता है। और बच्चे एकाग्र होकर सुनते हैं तो एकाग्रता में भी विकास है, सुनने की क्षमता भी विकसित होती है बच्चों में। और कहानी सुनने में बच्चों की जिज्ञासा बहुत बढ़ जाती है, तो इससे बच्चे क्या है, नई चीज़ें सीखना चाहते हैं। और इसके साथ ही साथ इनकी जो शब्दावली है वो भी इम्प्रूव होती है। तो इस ऑप्शन नंबर ए में सारी चीज़ें आ गई, यानी सारी नॉलेज एक साथ। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इट इज़ यूज़फुल फॉर डेवलपिंग इंटीग्रेटेड लैंग्वेज स्किल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी? ऑप्शंस हैं: नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, इवैल्यूएटिंग या फिर एनालाइजिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव मीन्स, मतलब है कि निम्न में से कौन सा कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक क्षमता का उच्चतम स्तर है? ऑप्शन है नोइंग, जानना है, अंडरस्टैंडिंग या फिर समझना है, इवैल्यूएटिंग यानी मूल्यांकन करना है, या फिर एनालाइजिंग या फिर विश्लेषण करना है। तो संज्ञानात्मक क्षमता का उच्चतम स्तर है मूल्यांकन करना, इवैल्यूएट करना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है, इवैल्यूएटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है, अ गुड टीचर इज़ वन हु, एक अच्छा शिक्षक वह है जो उन्हें यानी बच्चों को गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न, गिव्स देम यूजफुल इंफॉर्मेशन, एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स, गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट्स। तो एक अच्छा शिक्षक वह है जो बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर देता है, गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न, या फिर उन्हें उपयोगी जानकारी देता है, या फिर सिर्फ गिव्स देम यूज़फुल इंफॉर्मेशन, सिर्फ उपयोगी जानकारी ही देता है, वो अच्छा टीचर है। या फिर एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स यानी अवधारणाएं और सिद्धांतों को ही जो सिर्फ समझा रहा हो वो है। या फिर गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट्स, या फिर स्टूडेंट्स को सिर्फ नोट्स दे रहा है, उनके जो क्लास के जो भी प्रॉब्लम्स है सिर्फ उनका ही सलूशन दे रहा है, वो बेस्ट टीचर है यानी गुड टीचर है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, गिव्स देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ टू लर्न। वो टीचर अच्छा है जो अपने छात्रों को सीखने के पर्याप्त अवसर देता है। एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ यानी पर्याप्त अवसर, जो बच्चों को सीखने के पर्याप्त अवसर देता है वह होता है एक अच्छा टीचर, अ गुड टीचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू रीड अ शॉर्ट टेक्स्ट एंड मेक पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन
व्हाट स्किल्स ऑफ द लर्नर्स आर असेस्ड। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू रीड अ शॉर्ट टेक्स्ट। छात्रों को एक संक्षिप्त पाठ पढ़ने के लिए दिया जाता है एंड मेक पॉइंट्स फॉर डिस्कशन, और पढ़ के उस पर चर्चा के लिए पॉइंट्स बनाने के लिए बोला जाता है। व्हाट स्किल्स ऑफ द लर्नर्स आर असेस्ड, यानी इससे शिक्षार्थियों के किस कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। असेस्ड यानी मूल्यांकन हो रहा है वो। ऑप्शन है राइटिंग स्किल्स, लिखने का कौशल, स्टडी स्किल्स, अध्ययन का कौशल, लिसनिंग स्किल्स या फिर सुनने का कौशल, या स्पीकिंग स्किल्स। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, स्पीकिंग स्किल्स। आपने छात्रों को कुछ पाठ पढ़ने के लिए दिया और फिर उस पर चर्चा करने के लिए पॉइंट्स बनाने को दिया, तो इसमें क्या हुआ, बोलने की जो कौशल है, बोलने के जो कौशल है उसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, स्पीकिंग स्किल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ टीचर wants to develop the understanding of a text among her class students, what will be the best method। यानी अगर कोई टीचर है, कोई शिक्षिका है जो अपने कक्षा के विद्यार्थियों को किसी पाठ को पढ़ा रही हैं, तो उस पाठ की समझ को विकसित करने के लिए सबसे अच्छा व्हाट विल बी द बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा मेथड तरीका क्या होगा। ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट्स टू पे अटेंशन टू द क्लासरूम, वो बच्चों से, छात्रों से ये बोलेंगी कि कक्षा पर ध्यान दो। आस्किंग क्वेश्चंस, या फिर जो टेक्स्ट वो पढ़ा रही हैं, जो बुक वो पढ़ा रही हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगी। राइटिंग आंसर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, या फिर वो क्या करेंगी, ब्लैक बोर्ड पर उत्तर लिखना, आंसर लिखना शुरू कर देंगी। मेकिंग स्टूडेंट्स टू टिक द आंसर इन द टेक्स्ट बुक, या फिर अपने छात्रों से कहेंगी कि जो आप पढ़ रहे हो टेक्स्ट बुक में वो आंसर उसका टिक करो, उसका आंसर लेने के लिए उनको क्या करेंगी, प्रेरित करेंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, टीचर जो है वो बच्चों की, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए क्या करेंगी, आस्किंग क्वेश्चन। उन्होंने जो पढ़ाया है, जो वो पढ़ा रही हैं उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चंस पूछेंगी। इससे क्या होगा, बच्चे सीखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आस्किंग क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इट इज़, ऑप्शन है अ फॉरेन लैंग्वेज, एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, द ऑफिशियल लैंग्वेज, या फिर अ रीजनल लैंग्वेज। भारत में अंग्रेजी की क्या स्थिति है, यह है क्या है, यह एक विदेशी भाषा है, अ फॉरेन लैंग्वेज, सहयोगी राजभाषा है, एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, द ऑफिशियल लैंग्वेज, या फिर राजभाषा है, और रीजनल लैंग्वेज, या फिर एक क्षेत्रीय भाषा है। तो देखिए, इंग्लिश तो है विदेशी भाषा यानी कि है फॉरेन लैंग्वेज, बट इसमें हमें ऑप्शन ए नहीं करना है, क्योंकि इंग्लिश विदेशी भाषा होने के साथ ही साथ भारत की क्या है, सहयोगी राजभाषा है, एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदी के बाद इंग्लिश वो लैंग्वेज है जो लगभग भारत के सभी राज्य के लोग समझते हैं। कम्युनिकेशन के लिए आप इंग्लिश यूज़ करते हैं लोग, जैसे हर किसी को मराठी नहीं आ रही, एग्जाम्पल के लिए मराठी नहीं आ रही, और जो मराठी बोलते हैं उन्हें हिंदी नहीं आ रही, बट वो कुछ ना कुछ इंग्लिश में समझते हैं। इंग्लिश यूज़ करके आप उनसे बात कर सकते हैं, उनकी बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्वेशन ऑन अ स्टूडेंट्स स्पेशल एकेडमिक एंड एबिलिटी इंक्लूड्स। ऑप्शन से गिव्स अनएक्सपेक्टेड एंड इलॉजिकल आंसर्स, पेज मोर अटेंशन टू द एरियाज ऑफ हिज हर इंटरेस्ट, हैज़ अ प्रॉपर फिजिकल स्टैचर, एक्सेप्ट्स अदर्स एबिलिटीज़ एंड स्किल्स। देखिए, एक छात्र की विशेष शैक्षणिक क्षमता पर आपको निरीक्षण करना है, अवलोकन करना है, तो आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पेज मोर अटेंशन टू द एरियाज ऑफ हिज हर इंटरेस्ट।
अपनी रुचियों के अनुसार, रुचि के क्षेत्र पे जो अधिक ध्यान दे, रुचियों के अनुसार जो आगे बढ़ रहा हो। गिव्स अनएक्सपेक्टेड एंड इलॉजिकल आंसर्स, रॉन्ग है। हैज़ अ प्रॉपर फिजिकल स्टैचर, तो फिजिकल अपीयरेंस से कुछ भी लेना देना नहीं है। दूसरों की एबिलिटीज़ एंड स्किल्स जो एक्सेप्ट कर रहा हो उससे भी लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पेज मोर अटेंशन टू द एरियाज ऑफ हिज हर इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोनिम इज, ऑप्शन है अ वॉवल साउंड, अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, अ सिंगल यूनिट ऑफ अ वर्ड, अ डिप्थोंग। फोनिम है, फोनिम क्या है? अ वॉवल साउंड एक स्वर ध्वनि है, अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड ध्वनि की एक इकाई है, अ सिंगल यूनिट ऑफ वर्ड एक शब्द की एक इकाई है, या फिर डिप्थोंग है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड। फोनिम क्या है? अ सिंगल यूनिट ऑफ साउंड, ध्वनि की छोटी इकाई है फोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग? ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी, डिफ्रेंशिएशन या फिर रिटेंशन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का निर्धारित स्तर नहीं है? अंडरस्टैंडिंग, समझ, मेमोरी, स्मृति, डिफ्रेंशिएशन विभेदीकरण या भेदभाव, रिटेंशन यानी प्रतिधारण यानी धारण करना। तो कौन सा नहीं है? अंडरस्टैंडिंग है, समझे बिना तो टीचिंग होनी नहीं है। मेमोरी है, याददाश्त ज़रूरी है। स्मृति ज़रूरी है टीचिंग के लिए। रिटेंशन धारण करना भी ज़रूरी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, डिफ्रेंशिएशन विभेदीकरण भेदभाव जो है वो टीचिंग का लेवल नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग? डिफ्रेंशिएशन, ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टास्क इन टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग इज, ऑप्शन है अ फिजिकल एक्टिविटी, अ पीस ऑफ असाइनमेंट, एन एक्टिविटी ऑफ रीडिंग, या फिर अ पीस ऑफ वर्क विच इन्वॉल्व्स इंगेजमेंट विद लैंग्वेज। तो टास्क बेस्ड यानी टास्क पे आधारित जो भाषा शिक्षण में टास्क है वह है अ फिजिकल एक्टिविटी, शारीरिक गतिविधि है। अ पीस ऑफ असाइनमेंट, ये भी बिल्कुल गलत है। सिर्फ असाइनमेंट नहीं है, ओनली असाइनमेंट नहीं हो सकता है टास्क। एन एक्टिविटी ऑफ रीडिंग, पढ़ने की एक गतिविधि है, या ऑप्शन नंबर डी, अ पीस ऑफ वर्क विच इन्वॉल्व्स इंगेजमेंट विद लैंग्वेज, एक कार्य जिसमें भाषा के साथ जुड़ाव है, यानी ऐसा कोई कार्य है जो भाषा से जुड़ा हुआ है। अ पीस ऑफ वर्क विच इन्वॉल्व्स लैंग्वेज, तो टास्क भी है, ठीक है, एक कार्य है इसमें और लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पीस ऑफ वर्क विच इन्वॉल्व्स इंगेजमेंट विद लैंग्वेज। वैसे काफ़ी हद तक ऑप्शन नंबर सी भी सही लग रहा है। एंड एक्टिविटी ऑफ रीडिंग, एक्टिविटी ऑफ रीडिंग भी एक टास्क है, बट मैं जाऊंगी ऑप्शन डी के साथ, अ पीस ऑफ वर्क विच इन्वॉल्व्स इंगेजमेंट विद लैंग्वेज, क्योंकि ये लैंग्वेज रिलेटेड टास्क है। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएटिक डिवाइस? ऑप्शन है मॉर्फिम, मेटाफर, अल्टरेशन या फिर इमेजरी। निम्न में से कौन सा एक काव्यात्मक पोएटिक डिवाइस नहीं है, काव्य का डिवाइस नहीं है, काव्य का हिस्सा नहीं है? मॉर्फिम, मेटाफर, मेटाफर यानी कि रूपक जो कि एक अलंकार है, अल्टरेशन यानी कि अनुप्रास, ये भी एक अलंकार है, इमेजरी यानी कल्पना, तो जब एक कविता लिखी जाती है तो उसमें रूपक, अनुप्रास और कल्पना ये तीनों चीज़ें होती हैं। कल्पना से ही तो कवि बहुत सारी कविताओं में अपनी कल्पनाओं से दूर 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 जाकर कविताएं लिख आता है। तो मेटाफर, अल्टरेशन और इमेजरी ये तीनों तो पोएटिक डिवाइस हैं, बट मॉर्फिम इज नॉट अ पोएटिक डिवाइस, सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मॉर्फिम, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई,
बोधगम्य इनपुट का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? ऑप्शन है एन.एस. प्रभु, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या फिर स्टीफन क्रेशन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, स्टीफन क्रेशन के द्वारा ये कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट जो है वो फर्स्ट टाइम पे यूज़ किया गया था। और स्टीफन क्रेशन जो है वो द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। तो ऑप्शन नंबर डी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।